हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब सेकेंड वाले आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज से वेनेडियम से शुरू करने वाला हूँ। इसके पहले वाली सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वेनेडियम से पढ़ाएंगे आज इसको। आपको जो भी मुख्य मुख्य आर्टिकल है आज खत्म हो जाएगा, कल न्यूज इन शॉर्ट्स खत्म हो जाएगा, मैगजीन आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस एक दिन का और समय लगेगा और हम लोगों ने 30 तारीख से पहले ही मैगजीन को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें क्या है कि अभी देखिए कि इसमें आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ना, इसके एक शोधकर्ताओं ने क्या किया, गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है उसमें वेनेडियम की खोज की है। वेनेडियम क्या है? वेनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है। वेनेडियम जो है एक क्रिटिकल मिनरल है। अगर आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, अगर आप 9th 10th में 11th 12th में, अगर आप जिसका साइंस तो इससे सब में था और सबको पीरियोडिक टेबल पढ़ना ही होता है। उसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, तो वेनेडियम यहीं पे आता था। ये क्रिटिकल मिनरल है और इसमें क्या था कि जो अन्य तथ्य समझ निकल के सामने आते हैं कि खंभात की खाड़ी से लिए गए नमूनों में, ठीक है, ट्राइटेनो मैग्नेटाइट वेनेडियम युक्त अयस्क पाया गया। ठीक, क्या है? ट्राइटेनो मैग्नेटाइट मैग्नीडियम वेनेडियम का क्या है? प्राइमरी सोर्स है। ठीक, अब ये बात गौरतलब है कि दुनिया का जो 88% जो वेनेडियम है वो ट्राइटेनो मैग्नेटाइट में ही प्राप्त होता है। ठीक, जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है तब जाकर के ट्राइटेनो मैग्नेटाइट का निर्माण होता है। तो ये अयस्क वाला सवाल है, UPPCS में सवाल बहुत पूछता है, इसका ये अयस्क है, इसका ये अयस्क है। ठीक है, इसमें ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो जो भी ये क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार क्या है, इसमें क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये जब खंभात की खाड़ी में जब लावा, बेसाल्ट लावा से निर्मित दक्कन के पठार से बहकर आने वाली नर्मदा और तापी नदियों द्वारा क्या है, अवसाद या तलछट का जमाव किया गया, उसी से फिर जब ये पहली बार है, उसी से फिर यहाँ पे वेनेडियम ट्राइटेनो मैग्नेटाइट का निर्माण हुआ। पहली बार है जबकि भारत के जब ऑफ शोर तलछट में क्या है, तलछट में ये वेनेडियम की मौजूदगी का पता चला है, यहाँ पहली बार। अब अगर आप जानते होंगे तो वेनेडियम को मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में, मुझे तो अभी पीरियोडिक टेबल अब तक याद है, एकदम स्पष्ट याद है, करीब 70-80 के आसपास, 60-70 तो मैं करीब एकदम स्पष्ट मैं आपको अभी सुना सकता हूँ। ठीक है, और बहुत तेज सुना सकता हूँ, मतलब मैंने करीब क्लास 6 या 5th में याद किया था उसको। तो वेनेडियम क्या है कि जो केमिकल है, रासायनिक तत्व है ये। ठीक है, एलिमेंट है, इसका रासायनिक संकेत क्या है, V है, और परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, 23 है। यह ट्रांजिशन मेटल के रूप में वर्गीकृत करते हैं इसको। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है कि ऐसे धात्विक तत्व है, नॉन मेटल नहीं, मेटल है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के दोनों किनारों के बीच में एक पुल या ट्रांजिशन का कार्य करता है। जैसे आप देखे होंगे तो ये वाला होगा पीरियोडिक टेबल, ये होगा और ये होगा, ये पीरियोडिक टेबल का संरचना रही होगी। तो इसमें ये पुल का ये वाला, ये इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स थे। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा क्या है कि निर्धारित किए गए 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में ये वेनेडियम शामिल है। अब क्या होता है कि शायद ही कभी प्रकृति में जो है मुक्त तत्व मिलता है। अब हालांकि क्या है कि मैग्नेटाइट, वेनाडाइनाइट और कारोनाइट और पेट्रोनाइट लगभग क्या है, लगभग 65 अलग अलग खनिजों में ये पाया जा सकता है। इसकी सूर्य की किरणों में, इसे सूर्य की किरणों में और कभी कभी तारों के प्रकाश में क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से खोजा जा सकता है। ठीक, अगर इसका मतलब भौतिक गुणधर्म माने, मतलब कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ माने, ये यही है थोड़ा हिंदी में, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ माने अगर इसकी, तो ये क्या है कि मानक परिस्थितियों में क्या है, सख्त व चांदी जैसी धूसर रंग की धातु है, यानी कि मेटल है। ये बहुत अधिक तन्य होती है, मेलेबल होती है, उसको इंग्लिश में मेलेबल बोलते हैं। ठीक है, इससे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको खूब खींच करके तार बना सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, आघात वर्धक भी होता है, अतः इसे पतली पतली सीट भी जो है, डक्टाइल इसको बोल सकते हैं, इसको डक्टाइल भी है, ये डक्टाइल भी है, मेलेबल भी है। ठीक, तो ये क्या है, जंगरोधी धातु, इसमें जंग नहीं लगेगा, इसमें रस्ट नहीं लगेगी। ठीक, अब क्या है, कमरे के तापमान पर या जल या ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया वेनेडियम। अब बात आती है कि वेनेडियम का भंडार बात आती है, तो ये क्या है कि ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद रूस और साउथ अफ्रीका है। याद रखना है, भारत में अगर खोज हुई है तो खंभात की खाड़ी में खोज हुई है, गुजरात के तट पे। अब दूसरी बात है कि सबसे बड़ा वेनेडियम का निर्यातक कौन है, ब्राज़ील है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जून वाली मैगजीन में क्रिटिकल मिनरल्स मैंने कराया हुआ, शायद कराया हुआ, हाँ। 2022 के आंकड़ों के अनुसार क्या है कि दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, चीन के पास है, और चीन भी सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भंडार तो सबसे बड़ा यही है, उत्पादक भी सबसे बड़ा यही है, चीन। लेकिन अगर निर्यातक पूछेगा ना, निर्यातक सबसे अधिक कौन बेचता है, तो ये ब्राज़ील आएगा। अगर उत्पादक पूछेगा और भंडारण पूछेगा तो चीन होगा। भारत के पास लगभग 24.63 मिलियन टन का भंडार है
2021 में अरुणाचल प्रदेश में भी वेनेडियम के भंडार पाए गए थे। अब आता है जिसने खोजा को उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अब इसको देखते हैं कि इसकी स्थापना 1851 में क्या है, मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार की खोज के लिए खोज की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना, ठीक, रेलवे के लिए कोयला भंडार को खोज करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1851 में। ध्यान देना है, आज़ादी से पहले का है ये। मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्या है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा का सृजन करना है, उसे अपडेट करना है, खनिज संसाधनों का आकलन करना है, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करना है, विविध भू तकनीकी, भू पर्यावरणीय प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, हिमनद विज्ञान और सिस्मेट टैक्सोनॉमी आदि का संचालन करना है, मौलिक अनुसंधान पर अध्ययन को बढ़ावा देना है। और उसके क्षेत्रीय कार्यालय बहुत सारे हैं, लखनऊ में भी है, ध्यान देना है। और इसका हेडक्वार्टर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली विल्ली मत मार दीजिएगा, कोलकाता में है। ठीक है, क्यों कोलकाता में है, क्योंकि आज़ादी से पहले यही हमारी कैपिटल थी। ठीक है, तो इसीलिए कोलकाता में इसको बनाया गया था, क्योंकि 1851 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब आता है वेनेडियम का उपयोग। वेनेडियम का उपयोग क्या होता है, ऊर्जा भंडारण के लिए। पहला बात होता है वेनेडियम का, इसका उपयोग रेडॉक्स फ्लो बैटरी में, कल बैटरी का बहुत सारा मैंने पढ़ाया था ना उसमें, तो जो रेडॉक्स फ्लो बैटरी होती है उसमें वेनेडियम का जो इसका उपयोग करते हैं। रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा और प्रणालियों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है आता है स्टील विनिर्माण। इसमें स्टील का जब उत्पादन होता है ना उसमें, तो इसमें क्या है, स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह स्टील की मजबूती और कठोरता और ऊष्मा प्रतिरोधता को ये बढ़ाता है। ठीक है, अब ढलवा लोहे में जो ढलवा लोहा होता है, कास्ट आयरन होता है, उसमें ना अगर 0.15% वेनेडियम का मिश्रण मिला दें तो उसकी मजबूती क्या होगी, उसकी मजबूती 10 से 25% तक बढ़ जाएगी। तो बहुत बड़ा ये चीज़ है। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। कैटलिस्ट ये क्या करते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो रिएक्शन की गति को, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, उसको और चार्ज कर देते हैं। तो कैटलिस्ट के रूप में उपयोग होता है। इसका किस रसायनों, प्लास्टिक व अन्य सामग्रियों के उत्पादन में एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर में देख लें तो वेनेडियम क्या है, जो भी मिश्र धातु है उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में भी करते हैं, कि उसमें क्या है कि न्यूट्रॉन अवशोषित करने से संबंधित गुण कम होते हैं। अब होता है औषधि उपयोग में इसका प्री डायबिटीज और डायबिटीज के इलाज के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके उपयोग से बहुत सारी चिंताएं भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और देख लीजिए, इसके बाद चिंताएं देखेंगे। एरोस्पेस और विमानन में इसका उपयोग करते हैं। उच्च मजबूती, हल्का वजन और उष्मा प्रतिरोधी जैसे गुण पाए जाते हैं, इसे एरोस्पेस और विमानन संबंधी इसमें घटकों में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग रंजक, चिन्नी मिट्टी के वस्तुओं के उत्पादन और धातु विज्ञान में एक रिडक्टिव एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप देखते हैं कि इसके उपयोग से संबंधित बहुत सारी चिंताएं क्या हैं। तो व्यावसायिक जोखिम भी बहुत सारा है। वेनेडियम ऑक्साइड के मानव संपर्क में आने पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संबंधी क्या है कि अनुपयुक्त ढंग से निपटान करने से मृदा और जल प्रदूषण बढ़ेगा। आपूर्ति श्रृंखला को देखिए तो क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला में भी वेनेडियम की आपूर्ति और उत्पादन पर कुछ ही देशों का वर्चस्व है। सीमित तकनीकी विकास देख लीजिए तो क्या है कि जो भी रेडॉक्स फ्लो बैटरी है YFRB, इसके बैटरियों का पानी दिशा का भी क्या है, प्रारंभिक चरण में है। ठीक है, तो रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रेडॉक्स फ्लो बैटरी बार बार आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये क्या है कि एक प्रकार की रिचार्जेबल फ्लो बैटरी है। वेनेडियम आयनों का सक्रिय मटेरियल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोलाइट टैंक में संग्रहित होती है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बैटरी के एक सेल से युग में सब एक सेल से जुड़े होते हैं, ये वाले। ठीक है, वेनेडियम का ऑक्सीकरण क्या होता है, 4 अलग अलग अवस्थाओं में होगा। वेनेडियम की एक अनूठी विशेषता है, 4 अलग अलग भागों में इसकी जो है, तो सभी 4 अवस्थाओं में क्या होता है, प्रत्येक में से वेनेडियम में एक अलग विद्युत आवेश होता है। इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, ऊर्जा भंडारण के लिए क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट के लिए ये यूज होता है। अब 4 अवस्थाओं में से क्या होती है, ऑक्सीडेशन, इसमें रिएक्शन होता है। तो अगर लिथियम बैटरी और YRFB बनाम लिथियम आयन बैटरी की अगर हम तुलना करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी की तुलना में क्या है कि YRFB क्या है, कमतर ऊर्जा घनत्व है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक परिचालन के लिए उपयुक्त होता है। लिथियम आयन बैटरी क्या है, उच्चतर ऊर्जा घनत्व है, लैपटॉप, सेलफोन और छोटे छोटे उपकरणों के लिए उपयुक्त होते हैं। जीवन काल देख लें तो इसकी क्या है, लंबा जीवन चक्र है और चार्ज रिचार्ज साइकिल की संख्या अधिक है। ये समय के साथ लिथियम आयन बैटरी क्या होगा, क्षमता खो देगा समय के साथ। लागत क्या है, बहुत अधिक होती है, लंबी अवधि के लिए काफ़ी किफ़ायती है। लिथियम आयन बैटरी कम लागत में होती है। संधारिता देख लें तो कम अपशिष्ट है, पुनर्चक्रण योग्य है और इसका लिथियम आयन का बहुत उच्च निपटान लागत है। सुरक्षा के लिए तब से देखें तो ये सुरक्षित है क्योंकि इसमें जलीय इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करते हैं, ज्वलनशील तो होता नहीं है। और लिथियम आयन बैटरी कम सुरक्षित है क्योंकि इसमें ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग होता है। आगे क्षमता को आगे बढ़ाना ये क्या आसान है इसमें, और इसमें कठिन है। तो निष्कर्षतः अगर हम देख सकते हैं कि जो वेनेडियम है उसकी बढ़ती उपयोगिता के कारण क्या इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। वो एक संधारणीय जो भी क्या होते हैं, ये आपका
ये YFRB क्या है, वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी है। ये क्या है, नवीकरणीय, संधारणीय और अत्यंत सुरक्षित ऊर्जा संग्रहण प्रणाली के रूप में कार्य करने में सक्षम है। यह इसे महत्वपूर्ण तकनीक बनाती है। वेनेडियम की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट संबंधी प्रयास करने पड़ेंगे और भी सारे जो भी भंडारण है देश में उसे हमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा जाना चाहिए। अब उसमें निजी क्षेत्र को भी भागीदारी दीजिए। निजी क्षेत्र का अगर भागीदारी लेगा तो वो भी उसमें अपने योगदान करेगा और अच्छा कंपटीशन होगा। अब आता है वाई क्रोमोसोम। अब वाई क्रोमोसोम तो सब लोग जानते होंगे। इसमें क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है, लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्निक के जरिए क्या है कि वाई क्रोमोसोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। एक मानव गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। इसे क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है T2T तक अनुक्रमित कर सकते हैं, यानी टेलोमेयर टू टेलोमेयर। टेलोमेयर क्या होता है, टेलोमेयर ये होता है कि जो भी टेलोमेयर DNA जो भी अनुक्रम होते हैं ना, और प्रोटीन से बनी जो संरचना होती है, जो गुणसूत्र होगा ना, क्रोमोसोम, उसके मुहाने पे पाई जाएंगी। ये होता है, ये जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, ठीक, इसके मुहाने पे होगा, इसके मुहाने पे टेलोमेयर उसको बोलते हैं। ये क्या करती हैं, उसको उसकी रक्षा करती हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे क्रोमोसोम की संरचना देख लीजिए। पहले क्या, कोशिका है, कोशिका में सेल्स होंगे। अब उस सेल्स में क्या, क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स होगा, ये सेंट्रोमियर होगा, ये टेलोमेयर होगा। टेलोमेयर को आप देख लीजिए, ये इसी में, अब यहाँ पे क्या है, DNA होगा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे DNA में भी, वो क्या होंगे, आपके जीन होंगे। ये आपके जीन होंगे, इसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ये वाला तो यही हो गया आपका। अब आते हैं कि इस अनुक्रम की सहायता से क्या है कि हमारी जो समझ है, हमारी समझ वाई गुणसूत्र संबंधित जीन में आए बदलाव के चलते होने वाले रोगों में और बेहतर होगी। वाई गुणसूत्र से नष्ट होने से क्या है, LOY। अब ये LOY क्या है, नीचे देखते हैं, 115 पे दिया हुआ है। लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम, अच्छा, लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम से कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। गुणसूत्र और उसके अनुक्रम यानी कि अनुक्रमण के बारे में जानते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है, DNA के एकल अणु और प्रोटीन से बने धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल तक क्या है, जेनेटिक जानकारी को ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम क्या होता है, जो भी मनुष्य होंगे और पौधे होंगे, उसमें जो भी सेल्स होंगे ना, उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें मानव में देखा जाए तो मानव में क्या है, 22 युग्म में ऑटोनोमस गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र क्या आता है कि XX या XY होता है, मतलब वही जो हमारे लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। अतः क्या मनुष्य में कुल मिलाकर कितने होंगे, 23 युग्म हो गए, यानी कि कितना हो गया, 46 गुणसूत्र हो गया, 46 हो गया, ठीक है, 46 गुणसूत्र हो गया। अब जीनोम अनुक्रमण के बारे में अगर हम देखते हैं तो DNA के स्ट्रैंड में जो बेस जो क्षार है, उसमें युग्मों के सटीक क्रमों का पता लगाने का है, उसी का अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग बोलते हैं। मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर बात करें तो DNA के जो स्ट्रैंड में क्या बेस यानी कि बेसिस यानी क्षार में युग्मों के सटीक क्रम का पता लगाने को ही उसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के तरीके क्या है, शॉर्ट रीड अनुक्रमण। इसमें क्या है, अनुक्रमण करने से पहले जीनोम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं। इस खंडों में क्या है कि आमतौर पर 50 से 300 क्षार युग्म होते हैं, ठीक। अब इस तकनीक का उपयोग क्या करते हैं, बहुलता वाले विशिष्ट अनुक्रमों की गणना करने, DNA अनुक्रम की विशिष्ट ट्रांसक्रिप्ट के बारे में जानने के लिए किया जा सकता है। अब एक होता है लॉन्ग रीड अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग। इसमें क्या है, DNA खंडों को विभाजित करते हैं और फिर खंडों की अनुक्रमण के लिए टैगिंग करते हैं ताकि प्रत्येक खंड को ट्रैक किया जा सके। और इसमें क्या है, अब जो है कि इसके तहत ये कि हालांकि इन खंडों की जो लंबाई शॉर्ट रीड जो होता है ना कि वो सीक्वेंसिंग उससे खंडों से अधिक होती है, इसलिए क्या इसमें क्षार युग्मों की संख्या भी अधिक होती है और DNA के बड़े खंडों का यहाँ पे अनुक्रमण कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र के बारे में क्या है, यह एक लिंग निर्धारण करने वाला 2 मानव गुणसूत्रों में से एक है। पहला, दूसरा क्या है, X है और दूसरा Y होता है, ठीक है। मानव जीनोम में क्या 22 युग्मों में से ऑटोसोम्स भी होते हैं। एक युग्म क्या है, लिंग निर्धारित गुणसूत्र है, महिला में XX और पुरुष में XY का होता है। X जो गुणसूत्र होता है पुरुषों में होता है, Y गुणसूत्र पुरुषों में होता है और Y गुणसूत्र में क्या है, सेक्स डिटर्मिनेटिव जीन होते हैं जो टेस्टिस जैसे लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। और स्त्री का जब गुणसूत्र X होता है वो पुरुष के XY गुणसूत्र से जुड़ता है तो ये क्या है, नर संतान का जन्म होता है। आप लोग जानते हैं XY अगर होगा तो वो मेल होगा और XX होगा तो वो फीमेल होगा, ठीक है। तो अब इसमें तो आप लोग सब पता ही होगा। वाई गुणसूत्र का लगभग क्या है कि 68% रिपीटेटिव DNA से बना होता है। रिपीटेटिव DNA का क्रम जानने के लिए क्या है, विशेष DNA जो अनुक्रमण है और विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वाई गुणसूत्र वाले जो सभी व्यक्ति हैं, वाई गुणसूत्र धारक एक ही पूर्वज की संतान है जो संभवतः क्या है 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। अब बात करते हैं कि इसके बीच में तुलना देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है XY के बीच में तुलना। इसमें क्या है कि X गुणसूत्र में क्या देखिए कि X और ये शुक्राणु दोनों हो सकता है, सही बात है। और Y गुणसूत्र में क्या केवल शुक्राणु होता है, ठीक। Y में सिर्फ सीधे शुक्राणु, मतलब कि ये स्पर्म्स होते हैं इसमें, यह लंबा होता है। X जो गुणसूत्र होता है यानी कि क्रोमोसोम होता है, ये छोटा होता है,
ठीक है। इसमें 100 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। ये महिला में XX के युग में और पुरुष में XY में होता है, और ये पुरुषों में एकल रूप में X के साथ Y अर्थात XY के युग में होता है। ठीक, ये संपूर्ण मानव जीनोम का 5% हिस्सा होते हैं, और ये संपूर्ण मानव जीनोम का क्या है 2% का हिस्सा होते हैं। इसमें XX जीनोटाइप होते हैं, इसमें XY जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई। तो अब निष्कर्ष में क्या है कि Y गुणसूत्र के अनुक्रमण ने मानव अनुवांशिकी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं। यह हमारे वंशक्रम समय जो भी अतीत की जानकारियाँ हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भावी संभावित प्रगति का रास्ता खोलता है। अब आता है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, GDT। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हाल ही में भारत, ब्राज़ील और पनामा में क्या है अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों का उपयोग करके कुछ परीक्षण किए गए। ये परीक्षण क्या है, खुले में, आउटडोर किंतु नियंत्रित दशाओं में किए गए थे। इन परीक्षणों के दौरान क्या है, मच्छरों की आबादी में लगभग 90% की आश्चर्यजनक गिरावट आई। हमने क्या है जीनोम अनुक्रमण संबंधी तकनीकों में काफ़ी अधिक प्रगति हासिल की है। साथ ही क्या है अनुवांशिक संशोधन या बदलाव करने की हमारी क्षमता में भी वृद्धि हुई है। इसके चलते हम क्या है कि मच्छरों के जनन को हम बाधित करके उनकी आबादी को क्रमिक रूप से नियंत्रित करने में सहायता मिली है। ठीक है, अनुवांशिक रूप से अगर हम संशोधन करके मतलब उसमें मच्छरों का उपयोग करके कुछ परीक्षण किया गया तो क्या है कि आउटडोर में ये जो है लगभग आबादी में क्या है बहुत सारी गिरावट आ गई थी। अब ये क्या है कि GDT यानी जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आते हैं। टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़िए। ये क्या है कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ये क्या करती, इस तकनीक में क्या होता है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी कि मेंडेलियन वंशानुक्रम के निर्धारण। मेंडल का नियम आपने पढ़ा होगा ना, मेंडल का नियम क्लास 9th या 10th में दिया, मेंडल का नियम। ठीक है, मेंडल का, इसमें इसके निर्धारित नियमों के बदलने के लिए क्या है जीन में संशोधन करते हैं। सरल शब्दों में जीन ड्राइव क्या है, एक जीन में संशोधन कहता है। सरल शब्दों में क्या है, जीन ड्राइव एक प्रकार की अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। ठीक है, ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है और यह तकनीक क्या आती है, जीन को संशोधित करती है, जिसके चलते क्या है जीन अनुवांशिक रूप से वंशक्रम में शामिल हो जाते हैं। मेंडेलियन वंशानुक्रम क्या है, वस्तुतः माता पिता से अनुवांशिक लक्षणों के संतान में हस्तांतरित होने वाले पैटर्न को ये रेफरेंस करता है। इस जीन ड्राइव में 3 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, 3 घटक क्या होते हैं, यह जीन को किसी भी जीव के घटक जीव में DNA में शामिल करना है। DNA को काटने के लिए CAS9 एंजाइम को उपयोग करना है, और CRISPR एक प्रोग्रामेबल DNA अनुक्रम है जो कि निर्धारित करता है कि एंजाइम को DNA पे कहाँ काटना चाहिए। ठीक है, CRISPR क्या है, रिपीटेटिव DNA अनुक्रम होते हैं। यह जीवाणु की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक घटक है। जब किसी जीवाणु पर वायरस का हमला करता है तो जीवाणु आक्रमणकारी वायरस के DNA के खंडों को में अपने CRISPR रीजन में शामिल कर लेता है। बाद में क्या होता है, जब जीवाणु उस पर फिर वायरस का हमला होता है तो आक्रमणकारी वायरस के DNA को नष्ट कर देता है। ठीक है, CAS9 एंजाइम, ये UPSC में पूछा हुआ सवाल है। CAS9 एंजाइम क्या है, एक जो मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में कार्य करता है या जीनोम में विशिष्ट स्थान पे DNA को काटता है। ठीक, अब परिणाम क्या निकला इसके बारे में अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, समान वंशानुक्रम देख लीजिए। ये क्या है कि परिवर्तित जीन फैलता नहीं है और परिवर्तित जीन हमें सदैव वंशानुगत रहता है। ये चीज़ें यहाँ पे जीन ड्राइव वंशानुक्रम और यहाँ पे समान वंशानुक्रम में आप देख लीजिएगा। फर्क क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर देख लीजिए कि अगर ये मतलब इसमें क्या है कि मिक्स्ड है ये, बट यहाँ अगर जीन ड्राइव वंशानुक्रम अपनाया गया तो यहाँ पे एक ही प्रकार के जो है ये जीव नीचे आ गए हैं, मतलब ये फैल रहे हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के, ये सदैव वंशानुगत होगा यहाँ पे। ठीक है, परिणाम देख लीजिए। परिणाम देखिए कि इन 3 घटकों के जरिए क्या है एनकोड की गई अनुवांशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के DNA में जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसमें जोड़े गए 3 अगली पीढ़ी इससे तक स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे क्या है कि ये जीन तेजी से आबादी में फैल जाते हैं और अंततः क्या है मूल जीव का प्रभाव वो समाप्त हो जाता है। अब इसका जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का उपयोग मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कृंतकों जैसी आक्रामक प्रजातियों को भी नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं जैसे पारिस्थितिकी है, इसके चलते क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालीन व्यवधान पड़ेगा, फूड वेब का संतुलन बिगड़ेगा, फूड चेन का भी संतुलन बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं चाहे अनजाने में क्या है पारिस्थितिकी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कानूनी तौर पर देखें तो जीन ड्राइव के नतीजे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसकी संभावना है कि इसका प्रभाव देश की सीमाओं के बाहर भी फैल जाए। सुरक्षा के तौर पर देखें तो इसका जैविक आतंकवाद और अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। नैतिक तौर पर देखें तो यह तय करना कि किस प्रकार के प्रजाति को कब लक्षित किया जाए, ये क्या है नीतिगत मुद्दा है और इसको ये एक नैतिक रूप से मतलब उचित भी नहीं है। और जीडीटी की तरह क्या है कि बदलावों को क्या फिर इसको फिर मूल रूप से हम उसको वापस भी नहीं ला पाएंगे, तो ये भी बहुत सारे मुद्दे इसमें शामिल हो जाते हैं।
निष्कर्ष में क्या है कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है, वेक्टर जनित जो भी बीमारियां हैं और आक्रामक प्रजातियों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अभूतपूर्व क्षमता देती है। साथ ही यह गहन नैतिक और पारिस्थितिकी चिंताओं को भी बढ़ाती है। जीन ड्राइव के अज्ञात क्षेत्र में हुए कार्य में करते हुए नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी के बीच में सही संतुलन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बड़ा अच्छा उसने निष्कर्ष दिया, इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या है कि नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी के बीच में सही संतुलन बनाना, बहुत अच्छा लगा ये मतलब टर्म ही पूरा। अब बात आते हैं कि न्यूज एंड शॉर्ट्स। ये अभी एक न्यूज एंड शॉर्ट्स बचा हुआ है, इसको हम लोग कल करेंगे और इसको हम लोग खत्म कर देंगे। बस एक क्लास बचा हुआ है, एक क्लास के बाद आपका पूरा मैगजीन खत्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अपना आर्ट एंड कल्चर पढ़ते रहेगा, उसमें कुछ समझाने वाला है भी नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि पूरा मैगजीन हमने करा दी, इसमें एक चीज़ छूटा नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिएगा, आंसर राइटिंग करिए। वहाँ पे हमने क्वेश्चन टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आप डाल देंगे और कॉपी भेजिएगा, कॉपी चेक होकर मिलेगी। कल हमने आंसर राइटिंग का डिस्कशन भी किया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।